हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बेसिक अनुदेशक और सीनियर अनुदेशक के लिए क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन। मतलब ये अपनी अर्थ है और यहाँ पे कोई हमने सैटेलाइट भेज रखी है। तो जो सिग्नल का ट्रांसमिशन है वो किस डायरेक्शन में है, हमें एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। वो यहाँ पे हो रहा है सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन की तरफ, इस डायरेक्शन में। जो भी डेटा सैटेलाइट भेजेगा वो अर्थ स्टेशन रिसीव करेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अपलिंक फ्रीक्वेंसी, बैकलिंक फ्रीक्वेंसी, फॉरवर्ड फ्रीक्वेंसी या डाउन लिंक फ्रीक्वेंसी। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी कोई डेटा हम अर्थ स्टेशन से भेजते हैं सैटेलाइट की तरफ, उसे तो बोला जाता है अपलिंक। सैटेलाइट मतलब ऊपर हम सैटेलाइट के पास भेजते हैं, और जब भी डेटा सैटेलाइट से नीचे अर्थ स्टेशन पे आता है उसे बोला जाता है डाउन लिंक फ्रीक्वेंसी। अब वो फ्रीक्वेंसी लिख सकता है, सिग्नल लिख सकता है, वर्ड कुछ भी हो। जब भी अर्थ स्टेशन पे सैटेलाइट डेटा भेजेगा उसे डाउनलिंक, और जब हम अर्थ स्टेशन से कोई डेटा सैटेलाइट पे भेजते हैं उसे अपलिंक। बस ये दो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। नेटवर्किंग का ये टॉपिक है। कभी कभी एग्जाम में ये वर्ड को लेके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेटा माइनिंग लैंग्वेज। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डेटा माइनिंग क्या होता है, और फिर डेटा माइनिंग जिस लैंग्वेज में की जाती है उसे बोलते हैं डेटा माइनिंग की लैंग्वेजेस। तो डेटाबेस देखो पूरा का पूरा क्या होता है, जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। उस डेटा का अलग अलग फील्ड के अंदर, अलग अलग बिजनेस के अंदर यूज़ किया जाता है। बट रॉ डेटा नाम से आपने एक टर्म सुनी होगी। रॉ डेटा होता है कोई भी डेटा, उसका ऐसा कोई मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन होना ज़रूरी नहीं है, बट इस रॉ डेटा से अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन बना लेते हैं या कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बना लेते हैं उसे बोला जाता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है। और अब बहुत सारा डेटा हमारे पास रेगुलर डेली रूटीन के अंदर हम बहुत सारे डेटा के ऊपर काम करते हैं, उन सब का कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन एग्जैक्टली किया जाता है डेटा वेयर हाउस में। अगर आप खेती से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि वेयर हाउस होते हैं। वहाँ पे हम जो हमारी पूरे साल की फसल होती है उसे रख सकते हैं। वेयर हाउस एक तरह से आपको वो किराए पे मिल जाती है जगह, और आप वहाँ पे अपनी फसल रख सकते हो ताकि वो फसल सही रेट जब मार्केट में आए आप उस टाइम पे उसे बेच दो। उस तरीके से जहाँ पे डेटा का कलेक्शन रखा जाता है रेगुलर बेस पे, ट्विटर से, फेसबुक से, या कोई बिजनेस में कोई भी पर्टिकुलर डेटा हमारे पास होता है, उन सब को हम डेटा वेयर हाउस में रखते हैं। बट उस डेटा वेयर हाउस से अपने यूज़ के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उससे कोई बढ़िया इन्फॉर्मेशन निकालना, उससे कोई रिपोर्ट निकालना। जैसे पिछले 5 सालों की हमारी रिपोर्ट क्या रही, हमने कितना बेनिफिट लिया बिजनेस से और कितने हमारे एक्सपेंसेस हुए, इन सब की डिटेल जो है वो हम इस डेटा में से निकाल सकते हैं। बट ये रिपोर्ट बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, और उसे ही बोला जाता है डेटा माइनिंग करना। मतलब डेटा तो बहुत सारा है वेयर हाउस में, बट आपको उस डेटा में से कोई एक रिपोर्ट बनाने के लिए, कोई एक जानकारी के लिए उस डेटा में से इम्पॉर्टेंट डेटा को यूज़ करना और अपने काम में लेना, वो सब पॉसिबल हो पाता है डेटा माइनिंग की हमारी लैंग्वेजेस से। और वैका एक डेटा माइनिंग की लैंग्वेज है जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है ना जावा का यूज़ लिया जाता है, जावा लैंग्वेज का। आर लैंग्वेज भी एक डेटा माइनिंग की लैंग्वेज है, और पाइथन भी डेटा माइनिंग की लैंग्वेज में यूज़ ली जाती है। बट बेसिक की अगर हम बात करें तो बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसे एक तरह से हम सी की पेरेंट लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो जब आपने सी लैंग्वेज की हिस्ट्री को पढ़ा होगा उस टाइम पे आपने ये बेसिक नाम को ज़रूर पढ़ा होगा। बेसिक किसी भी तरह से डेटा माइनिंग की कोई लैंग्वेज नहीं होती। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, ए कंस्ट्रक्टर इन C++ इज़ कॉल्ड। कि जब हम C++ में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसे कॉल कैसे करेंगे, या वो कब कॉल्ड होता है।
मैंने अभी 2 क्लास पहले ही आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों के शॉर्ट नोट्स भी बताए थे और पूरा अच्छे से टॉपिक भी समझाया था। अब कंस्ट्रक्टर वैसे हम डिफ़ाइन कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे आप कोई क्लास बनाओगे ABC नाम से, उसके अंदर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए, कोई फंक्शन डिक्लेयर किए, और वहीं पे हम क्या बनाते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नाम के सेम होगा, तो इसका नाम भी ABC हम रखेंगे। अब इसमें आपको क्या पैरामीटर देने हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और फिर एक कंस्ट्रक्टर की बॉडी होती है। तो इस कंस्ट्रक्टर को हम कब कॉल्ड करते हैं या कब इसे कॉल किया जाता है, जब भी हम मेन क्लास में इस क्लास का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस टाइम पे हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। जैसे ABC और A नाम से हमने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट देखो बनाते क्यों हैं, क्लास सिर्फ एक स्ट्रक्चर है या क्लास सिर्फ एक ढांचा है। इस ढांचे को हम यूज़ कब करेंगे, जब आप इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, और ऑब्जेक्ट बनाते ही इसमें जितने वेरिएबल्स होते हैं, जितना भी इस पूरी क्लास को स्पेस चाहिए होता है, वो इस A को दे दिया जाता है। मान लेते हैं इसे चाहिए पूरा 25 बाइट का स्पेस। 25 बाइट इस A ऑब्जेक्ट को मिल जाएंगे, और ये मेमोरी एलोकेट कौन करता है, वो करता है कंस्ट्रक्टर। तो जब भी आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, उसे हैंड टू हैंड इसके बाद में कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है, और कंस्ट्रक्टर उसे मेमोरी एलोकेट कर देता है जितना भी उसे स्पेस चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस क्लास। अब कई बार क्या होता है कि आप अपना कंस्ट्रक्टर खुद बना सकते हो, उसमें पैरामीटर दे सकते हो। जैसे आपको सिर्फ एक ही पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर चाहिए, इंट A या फ्लोट A, और हो सकता है आपको 2 पैरामीटर का चाहिए, तो आप एक और बना दो ABC। उसमें आप एक पैरामीटर ले लो इंट A, दूसरा पैरामीटर ले लो फ्लोट B। ये पूरा कंस्ट्रक्टर का एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो आप अपने कंस्ट्रक्टर खुद बना भी सकते हो, और अगर आप नहीं बनाते तो कोई हेडेक नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको कंस्ट्रक्टर मिल जाता है। जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसे मेमोरी में स्पेस दिलवाने का काम कंस्ट्रक्टर ही करेगा। अगर आप उसे डिफ़ाइन कर दो तो भी अच्छी बात है, अगर आप उसे डिफ़ाइन नहीं करो तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कंस्ट्रक्टर की फैसिलिटी मिली हुई है। यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शन है। एन ऑब्जेक्ट इज़ डिक्लेयर, जब ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया जाता है, जब ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है। ए क्लास इज़ डिक्लेयर्ड, या फिर जब हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं या फिर हम क्लास को यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आप यूज़ कभी भी करो, बट आपको कंस्ट्रक्टर को कॉल कब कर लोगे, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करोगे, यहीं पे इसी जगह पे। अब आप उसको कब यूज़ करोगे, 4 लाइन के बाद में यूज़ करोगे, या आप उसे यूज़ ही नहीं करोगे, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पहला कंस्ट्रक्टर कॉल कब हो जाएगा, जब आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 101001, इसका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसके लिए हमें पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट करना है। मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊंगी। एक तो आप 1's कॉम्प्लीमेंट करके उसमें एक ऐड कर दो, एक डायरेक्ट भी होता है इसका ना। तो पहले हम ये वाला देखेंगे कि 1010.01, इसका पहले आप करो 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट होता है 1 का आप कर दो 0, 0 का आप कर दो 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। और अब आप इसमें 1 को ऐड कर दो यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, आपको हमेशा जो है राइट साइड में ही आपको ऐड करना है। यहाँ पे जब आप 0 1 में 1 ऐड करोगे तो 1, फिर आएगा 1, फिर 0.1010, ये आ जाएगा आपका 2's कॉम्प्लीमेंट। और एक होता है इसका डायरेक्ट मेथड कि आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जैसे 1010.01। आपको राइट साइड से 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना शुरू करना है, और पहला 1 जहाँ पे आएगा उस 1 को आप एज इट इज़ लिख दो। हमें तो क्या यहाँ पे राइट साइड में ही 1 मिल गया, तो हम इसको नीचे एज इट इज़ उतार देंगे, और पहले 1 के बाद में जो भी नंबर आएगा तो उसको जस्ट उल्टा कर देंगे। जैसे 0 आएगा तो उसको 1 कर देंगे, 0 आएगा तो 1, 1 आएगा तो 0, ये 1 और ये 0। तो देखो ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट 2's कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A। इस वाले मेथड से मैं आपको एक
एग्जाम्पल और दे देती हूँ। जैसे आपको डायरेक्ट 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 0 1 0 1 1 1 0 0 ये नंबर है। पहले 1 आने तक हमें सारे नंबर एज इट इज़ रखने हैं। तो देखो पहले आया 0, इस 0 को हमने एज इट इज़ लिख दिया, फिर आया 0, इसे एज इट इज़ लिख दिया, पहला 1 आ गया, फर्स्ट 1 आएगा तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब बाकी बची हुई सब डिजिट को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे 1 का कर देंगे 0 और 0 का कर देंगे 1, 0 और इसका कर देंगे 1। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जावा कीवर्ड। देखो कीवर्ड क्या होते हैं, इनका एक प्रीफिक्स मीनिंग होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है कि जब आप कोई आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हो। आइडेंटिफायर देखो क्या होता है, आप किसी वेरिएबल का नाम, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो आपको कोई नाम देना पड़ता है, जैसे ए या फिर ABC। कोई फंक्शन अगर है तो उसको भी आपको कोई नाम देना पड़ेगा, जैसे सम या फिर सब्ट्रैक्ट, सब। तो आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग फंक्शन के नेम, वेरिएबल का नाम या फिर आप कोई क्लास का नाम अगर देना चाहते हो तो दिए गए यूज़र के द्वारा दिए गए वो जो नाम होते हैं उन्हें बोला जाता है आइडेंटिफायर, जिससे हम हमारे फंक्शन का पहचान कर सकें, हमारे वेरिएबल को पहचान सकें। वो आइडेंटिफायर एग्जैक्टली हमारे समझने के लिए होता है। बट इन आइडेंटिफायर में ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नाम रख दोगे। ये जो जावा या कोई भी लैंग्वेज के जो कीवर्ड्स होते हैं ये होते हैं एग्जैक्टली कंपाइलर के लिए। इन कीवर्ड को आप यूज़ नहीं कर सकते, ये एक रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई होती है। सी में हम पढ़ते हैं कि 32 कीवर्ड होते हैं, वैसे ही C++ में भी 32 कीवर्ड होते हैं और जावा के अंदर होते हैं 52 कीवर्ड, 52। उन कीवर्ड में भी हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा कीवर्ड जावा का नहीं है। तो क्या होता है, ये सारे आपको ऐसे नहीं कि आपको ये पूरे सब याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे तो हम यूज़ करते हैं, जैसे डू हो गया, फॉर हो गया, वाइल, स्टैटिक। आपने स्टैटिक भी सुना होगा, कीवर्ड होता है, ब्रेक भी सुना होगा, कीवर्ड होता है, और मेन भी कीवर्ड होता है। बट बात करें कि जावा के, तो देखो कुछ कीवर्ड तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे बूलियन। जो आपको अलग दिखे ना, बस आपको उन कीवर्ड्स को थोड़ा ध्यान रखना है, 2-4 बार लिखना है, आपको याद हो जाएगा। जैसे बूलियन, शॉर्ट हमें पता है, फॉर हमें पता है, केस पता है, फाइनल पता है, एक होता है दिस, बाइट पता है, वॉइड, डू, डिफ़ॉल्ट, रिटर्न, कैर, इंट, स्विच, इफ़। तो ये कुछ कीवर्ड तो ऐसे हैं जो हमें पता होते हैं। आपको ध्यान क्या करना है, वो वाले कीवर्ड जो जावा में C++ और C से थोड़े अलग हैं, जैसे एक्सटेंड्स, आगे एस लगा हुआ है, ध्यान रखना, ट्राई, सिंक्रोनाइज्ड और इम्प्लीमेंट्स, पैकेज, इंस्टेंस ऑफ, नेटिव, इंटरफेस, प्रोटेक्टेड। ये जो कीवर्ड है ना अलग दिखे आपको, ट्रांजिएंट, ये सब कीवर्ड आपको ध्यान रखने हैं। और इनका आपको वैसे ध्यान रखना है कि देखो एक होता है पैकेज, एक होता है इम्पोर्ट, और यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया हुआ है पैकेज तो कीवर्ड होता है बट इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट्स नहीं होता, एस नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये वाले जो कीवर्ड हैं ये है C++ के और ये हैं C के। और कुछ कीवर्ड तो इन सब में बिल्कुल सेम मिलेंगे, जैसे इंट, फ्लोट, डबल, एल्स, फॉर, लॉन्ग, साइंड, स्विच, वॉइड। तो ये कुछ तो मैच हो जाएंगे, बाकी जो जावा में C++ में अलग हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उनकी आप एक अलग लिस्ट बना लेना और आपको ये एग्ज़ाम में थोड़ा हेल्प कर देंगे याद करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप के। पहला वेरिएबल z है, उसमें अभी कोई वैल्यू नहीं है। x में दे रखी है इन्होंने 5, y में दे रखी है -10, a में दे रखी है 4 और b में दे रखी है 2। z में इन्होंने क्या वैल्यू को रखा है, z इक्वल टू रखा है। जब भी आपको असाइनमेंट वाली इस तरह की इक्वेशन मिलती है तो आपको राइट टू लेफ़्ट कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करने के बाद में आपको इसमें वैल्यू असाइन करनी है, किसमें, z में। हम एक बार सिर्फ वैल्यू रखेंगे। देखो दिया हुआ है x++। का मतलब क्या हुआ, आप पहले वैल्यू को यूज़ करो फिर इंक्रीमेंट करो। x की वैल्यू अभी है 5 को हम पहले यूज़ करेंगे,
उसके बाद उसे इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर है माइनस, माइनस लगा देंगे। फिर है माइनस माइनस वाई, पहले आप उसको डिक्रीज़ करो एक वैल्यू से, बाद में आप इसको यूज़ करोगे। -10 में हम जब माइनस करेंगे 1 को तो ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे -11, वैल्यू अपडेट हो जाएगी -11 से। और यहाँ पे क्या होगा, जब हम -11 यहाँ पे रख देंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, b है 2 और a है 4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे। देखो ब्रैकेट खोलते क्या होगा, ये माइनस और माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, तो 5 प्लस हो गया 11 मल्टीप्लाई 2/4। अब सबसे पहले होगा डिवाइड, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। और फिर होगा इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 11/2। अब डिवाइड में लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि इंटीजर नंबर है तो आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही लेनी है। 2 पंजे 10, रिमाइंडर आपको कहीं नहीं लिखना। अब 5 और 5 हो गए 10। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल शेड्यूलिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो जब हम शेड्यूलिंग की बात करते हैं, जब हमने ये बात की थी कि मेन मेमोरी से सीपीयू के पास में कौन सा प्रोसेस जाएगा। अब मेन मेमोरी में बहुत सारी प्रोसेस हो सकती हैं, P1, P2, P3, और इसमें प्रोसेस आती कहाँ से है, तो हार्ड डिस्क से। ये हमारी हार्ड डिस्क है, यहाँ से प्रोसेस जाती है मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी से किसी भी एक प्रोसेस को हम सीपीयू को देते हैं काम करने के लिए। तो शेड्यूलिंग प्रोसेस के अंदर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कौन कंट्रोल करता है, ये हमसे पूछा है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक शेड्यूलर, मतलब पीसीबी शेड्यूलर, या फिर सीपीयू शेड्यूलर, या लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, या फिर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। मेन मेमोरी में आप बताओ कि कितनी प्रोसेस हम ला सकते हैं। तो एक इसकी लिमिट होती है, क्योंकि मेन मेमोरी जो है उसका एक भाग तो पूरा फिक्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब हार्ड डिस्क से कितनी प्रोसेस मेन मेमोरी में आएगी उसे हैंडल कौन करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और जब मेन मेमोरी फुल हो जाएगी, या फिर एक लिमिट होती है कि इतनी ही प्रोसेस आप एक बार में मेन मेमोरी में लेके आ सकते हो, जब वो लिमिट ख़त्म हो जाएगी तब क्या होगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर प्रोसेस को हार्ड डिस्क से मेमोरी में लाना बंद कर देगा। तो इसे बोला जाता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, कि यहाँ पे कितने मल्टीपल प्रोसेस हम मेन मेमोरी में रखेंगे, ये होता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और ये टोटली डिपेंड करता है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम इतना समझदार बनाएं कि वो मेन मेमोरी को फुल नहीं करे और उतनी ही प्रोसेस को हार्ड डिस्क से यहाँ पे कॉपी करे जितनी ज़रूरत है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसएम इज़ मोबाइल कंप्यूटिंग या इन मोबाइल कंप्यूटिंग। तो एक तो जीएसएम, एक सीडीएमए, ये जो टेक्नोलॉजीज़ है, जो मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारा बेसिक अनुदेशक के अंदर एक पूरा का पूरा टॉपिक दे रखा है, उसमें आप इनकी फुल फॉर्म्स जो होती हैं वो ध्यान करना। एफडीएमए, ये सब क्या होते हैं, इनकी क्या फुल फॉर्म्स होती हैं। सीडीएमए फ़ोन जो आए थे वो कैसे किस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, 3G 4G, तो मोबाइल कंप्यूटिंग में यही सब चीज़ें आती हैं। आप इनको भी थोड़ा थोड़ा क्या है ध्यान रखना, बाकी फुल फॉर्म्स तो इनकी पूरी फुल आप अच्छे से ध्यान रखना। ये होता है ग्लोबल साइंटिफिक मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्लोबल सिग्नलिंग फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्लोबल सर्विसेज फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग और ग्लोबल सिस्टम्स फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल सिस्टम्स फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग। साइंटिफिक नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, और सिग्नलिंग भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, सेंडिंग इनकमिंग पैकेट टू एवरी आउटगोइंग लाइन एक्सेप्ट द वन इट अराइव्ड इज नोन एज। मतलब ये मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक नोड है। अब इस नोड में हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, कोई कंप्यूटर हो सकता है, उससे कनेक्टेड जितनी भी कंप्यूटर्स हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, वो हम यहाँ सब कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही ए मान लेते हैं इसने कोई डेटा भेजा, कोई पैकेट भेजा, तो ये मिड वाली नोड क्या करती है, इस पैकेट को उससे जुड़े हुए जितने भी नोड्स हैं, जितनी भी डिवाइस हैं, उन सबको फॉरवर्ड कर देगी। ई को भी कर देगी, डी को भी फॉरवर्ड कर देगी, सी को भी कर देगी और बी को भी कर देगी। बस एक को फॉरवर्ड नहीं करेगी जिसने वो पैकेट भेजा था। इसे क्या बोलते हैं, इसे मैसेज कॉलिंग, कंजेशन, फ्लडिंग, स्क्रैचिंग।
नेटवर्क के टर्म में इसे बोला जाता है कि पैकेट को उसने क्या किया, सब जितने भी कनेक्टेड हमारे पास डिवाइस थे उन सबको भेज दिया, और इसे बोलते हैं फ्लडिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें फ्लडिंग में आप ये चीज़ ध्यान रखना कि सिर्फ उस वाली डिवाइस को डेटा नहीं भेजा जाएगा जहाँ से डेटा रिसीव हुआ था। ठीक है, देखो मैंने सब जगह पे एरो लगाई है, बी पे, सी पे, डी पे, ई, एफ, जी सब पे लगाई, बट ए पे मैंने वापस आने की एरो नहीं लगाई। ठीक है, एक्सेप्ट 1 जहाँ से वो डेटा अराइव हुआ है या वो डेटा हमें मिला है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक हमें इनफिक्स नोटेशन की इक्वेशन दी गई है और इसे हमें प्रीफिक्स में बदलना है। इसी के सिमिलर क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें हमने पोस्ट फिक्स में बदला था। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। पोस्ट फिक्स में क्या होता था, इस इक्वेशन को ही हम डायरेक्ट सोल्व करना शुरू कर देते थे। सिंबल या ऑपरेंड हम लिखते थे बाहर और ऑपरेटर लिखते थे हम स्टैक के अंदर। ठीक है, प्रीफिक्स में देखो थोड़ा सा अलग है, वो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा हमारा काम बढ़ेगा। हम पहले इस पूरी इक्वेशन को जस्ट उल्टा लिख देंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ब्रैकेट ई, फिर इसकी पावर ऑपरेटर होता है ये, फिर डी, फिर मल्टीप्लाई, देन सी, देन ब्रैकेट बंद, देन हम इस वाले सिंबल पे डिवाइड, फिर बी, फिर माइनस और देन ए। आपको प्रीफिक्स में बदलने के लिए कि ऑपरेटर पहले आने चाहिए, ऑपरेंड बाद में आने चाहिए, ये जो ए बी सी है ये बाद में आने चाहिए। पहले पूरी इक्वेशन को जस्ट उल्टी लिखनी है। अब आप एक स्टैक बना लो। हायर प्रायोरिटी के जो ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा ऊपर रहेंगे स्टैक में, या लोअर प्रायोरिटी के जो ऑपरेटर होते हैं जैसे प्लस माइनस वाले वो हमेशा नीचे रहेंगे। जब भी प्लस माइनस आ जाएगा उसमें क्या होगा, जैसे नीचे है प्लस, ऊपर आ गया माइनस, तो पहले हम इस प्लस को बाहर निकाल देंगे, फिर इसके अंदर माइनस रखेंगे। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती है जो हमें इसमें ध्यान रखनी है। इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मिला ब्रैकेट, हम ब्रैकेट लगा देंगे। देन हमें मिला ई, ई मतलब एक ऑपरेंड, उसे बाहर रखेंगे। देन हमें मिला पावर का साइन, उसे हम स्टैक के अंदर रख देंगे। फिर मिला डी। अब देखो मल्टीप्लाई और पावर ये दोनों बराबर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पावर ऑपरेटर को हम बाहर निकाल देंगे और मल्टीप्लाई को अब इसके अंदर रख देंगे। और देन आया सी, तो हमने सी को रख दिया। अब हमारा ब्रैकेट हो गया बंद। तो एक ब्रैकेट बंद होने का मतलब है कि जब ब्रैकेट आपका पहली बार आया था वहाँ तक के सारे ऑपरेटर आप बाहर निकाल दो, तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई और ये ब्रैकेट हो गया ख़त्म। अब आया डिवाइड ऑपरेटर, तो स्टैक में क्या होगा, सारी चीज़ें हमने बाहर निकाल दी हैं, स्टैक पूरी खाली हो चुकी है। अब हम इसमें डिवाइड ऑपरेटर को रख देंगे और फिर आएगा बी, तो बी को हम यहाँ रख देंगे। फिर आया माइनस, माइनस की जो प्रायोरिटी होती है वो डिवाइड से कम है, इसलिए माइनस को हम ऊपर नहीं रख सकते, इस वजह से हम डिवाइड को बाहर निकाल लेंगे, इसकी जगह पे हम माइनस रख देंगे। और फिर लास्ट में एक ऑपरेंड बचा, वो है ए। इक्वेशन पूरी हो गई, इसलिए स्टैक को खाली कर देंगे। स्टैक में सिर्फ एक ऑपरेटर है माइनस, उसे हम यहाँ रख देंगे। और अब आपको इस पूरी इक्वेशन को वापस से सीधा करना है। सबसे पहले आया था माइनस, देन ए, देन डिवाइड, देन बी, देन मल्टीप्लाई, सी, पावर ऑपरेटर, डी और ई। ये है आपका प्रीफिक्स। इसमें देखो ऑपरेटर पहले है, इसके साइन, इसके ऑपरेंड बाद में है। ऑपरेटर पहले है और ये जो ऑपरेंड्स हैं ये बाद में हैं। यहाँ पे भी देखो ऑपरेटर पहले है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माइनस ए डिवाइड बी मल्टीप्लाई सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर चुके हो या रिवीजन के लिए आप देख रहे हो तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ज़रूर करना। और मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, पहले आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर आप मेरे साथ सिर्फ मैच किया करो कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। डाउट लगे तो मुझे मैसेज ज़रूर करें कि एक इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत आई, दोबारा समझा दो, तो मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वीडियो अपलोड फिर से कर दूंगी। और सीरीज़ आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है नई नई वीडियोज़ लाने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।